हेलो दोस्तों अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम एनसीईआरटी की एक सीरीज चला रहे हैं। इसका नाम है एनसीईआरटी बुनियाद सीरीज, जिसमें हम 6 से लेकर के 12 तक की जो भी एनसीईआरटी रेलेवेंट हैं, जिन पर यूपीएससी संभावना है कि प्रश्न बना दे। अभी भी आपने 15 सितंबर से जो है यूपीएससी के मेंस के एग्जाम चल रहे हैं, तो आपने पेपर देखा ही होगा। तो एनसीईआरटी से सीधे सीधे ही प्रश्न आ गए। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि एनसीईआरटी से यदि सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो संभावना है कि आने वाले समय में फिर से पूछे जाए। और आप पीछे के भी प्रश्नों को अगर देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है प्रश्नों की संख्या रही है जिसमें यूपीएससी ने ठीक ठाक प्रश्न एनसीईआरटी से उठा के डायरेक्ट पूछ लिए। डायरेक्ट ना भी पूछे तो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपकी समझ अगर अच्छी है एनसीईआरटी में, तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यू कोई भी उठा लीजिए कहीं से भी, तो आपको संभावना प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में इस बार आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर में ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे ही आप जो भी जीएस के जो भी प्रश्न है आप उठाइएगा, उससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर पीवाईक्यू देख करके और प्रश्न पेपर को देख करके ये आपको समझ लेना चाहिए कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मेरे बताने से ये नहीं होगा। आप 2023 का भी एग्जाम हुआ, 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। पहले दिन एसे का हुआ था, उसके बाद जो भी हुए हैं तो आप उठाकर देखिए। मैंने एसे का डिस्कशन भी किया है। 2023 का जो पेपर हुआ है उस पर मैंने एसे का पेपर जो है डिस्कस किया है, तो आप वहाँ उस एसे के पेपर को भी देख सकते हैं। और 1-2 दिन के अंदर मैं जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का पेपर जो है डिस्कस करूँगा, तो आप उनको भी देखिएगा। तो इससे देखिए पीवाईक्यू से हमें एक समझ हमारी विकसित हो जाती है, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं दिया हुआ। सीधी बात ये कि इतना ज़्यादा विस्तार में नहीं दिया कि आप समझ सको। तो आपको समझने के लिए आपको पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में चर्चा करी थी कि आप पीवाईक्यू को देखिए। पीवाईक्यू से ही आप समझ सकते हैं कि जहाँ देखिए सिलेबस एक सीमा बताता है कि आपको इतने दायरे में रहना है, लेकिन पीवाईक्यू आपको बताता है कि इस सीमा को लांघ करके भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उसकी भी दायरे को सेट कर लेंगे। पीवाईक्यू यहाँ तक बता देगा, आप यहाँ तक सीमित हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ करके आपने एक दायरा सेट कर लिया कि हमको यहाँ तक पढ़ना है, तो एक सीमा ये बन गई। इस सीमा के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो आपकी परिधि में होगा। और इतना कॉमन सेंस काम करता है कि अगर थोड़ा बहुत बाहर का भी पूछा जाए तो कॉमन सेंस से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उस पर विश्वास रखिए। आपको एनसीईआरटी जो भी पढ़ाई जाएगी वो यूपीएससी के पैटर्न को आधार बनाकर ही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने पीवाईक्यूज का अध्ययन करके पीवाईक्यू स्लाइड में लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है पीवाईक्यूज लगाए हैं। आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि मैं पीवाईक्यूज को लगा करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से प्रश्न है। 2012 में प्रश्न, हालांकि 1-2 प्रश्न और हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपने अभी वहां तक अध्ययन नहीं किया है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं आपको ये ना लगे कि आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी, 6 क्लास की एनसीईआरटी से बाहर से आपने प्रश्न लगा दिए। तो आने वाले चैप्टर जैसे 7 क्लास 6 क्लास अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बाद 7th 8th में जैसे जैसे आप आगे क्लासों में बढ़ेंगे तो सिलेबस और ब्रॉड होगा। और कुछ भी जो भी छूटेगा एनसीईआरटी से तो मैं उसके बाद भी कवर कराऊंगा ज्योग्राफी, जो आपका जिससे आपका मेंस में और प्री में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप एक बार विश्वास करिए, चैनल पर आइए, देखिए, फिर उसके बाद आप बात करिएगा। आप देखिए मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है। मैंने इसीलिए प्रश्न लगाए कि जिससे आपका विश्वास बढ़े। आप देखिए तो एक बार आकर के किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न लगाए। फिर मैंने मेंस के भी प्रश्न नहीं छोड़े, मेंस के भी जो प्रश्न पूछे गए उनको भी मैंने लगा दिया। यहाँ पर देख लीजिए आप इस तरह से। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो रिलेवेंट है और किसी तरह से आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है। और आपका समय बचाने के लिए हमारा एक प्रयास है कि आपका समय बच जाए, आप उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। आप एसे का मैंने डिस्कशन किया है, तो आप एसे के पेपर को जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी की 4 सीरीज हमने पढ़ा दी हैं, 4 लेसन, 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। और आप जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं। हमारे एक अशोका आईएएस करके चैनल है, टेलीग्राम चैनल है अशोका आईएएस करके, आप उस पर जा करके एनसीईआरटी के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बता दी
कि जो भी बच्चों को परेशानी हो तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुनियाद सीरीज है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आपकी जो न्यू है, बुनियाद है, उसको हमें मजबूत करना है। अगर आपका ये मजबूत हो गया तो यूपीएससी का कोई भी सवाल होगा आप इसकी परिधि से बाहर नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा करंट पढ़ना है, वो भी हम पढ़ा रहे हैं। करंट की भी सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा लगता है तो अब एक चीज़ ही हो सकती है, या तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा लूँ, करंट तो थोड़ा सा गैप करके लाऊंगा, तो दोनों पर भी हम कमांड बना लेंगे और आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना है। लेकिन आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो जेन्युइन होंगी, आप इस पर विश्वास रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये 5वां चैप्टर है, इससे 4 चैप्टर मैंने करा दिए थे। अब देखिए, इसमें 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जो भी पृथ्वी के अंदर परिमंडल है उनके बारे में हमें पढ़ना है। ये सिलेबस का भी पार्ट है, आपको सिलेबस भी डिस्कशन कर दिया है, वो भी प्लेलिस्ट पढ़ी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का सिलेबस देख सकते हैं, वहाँ पर दिया होगा। तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो दी हैं आप उनको देखिए फिर, क्योंकि सिलेबस देख करके ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए भूमंडल। भूमंडल क्या होता है? जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिसको स्थल मंडल भी बोल देते हैं, स्थल मंडल भी बोल देते हैं। ठीक, स्थल मंडल। भूपर्पट्टी, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये यहाँ पर हम स्थायी रूप से रह रहे हैं, इस जगह पर, इस जगह पर। तो जहाँ पर रह रहे हैं तो ये क्या होगा? स्थल मंडल। ठीक, इसी पृथ्वी पर कुछ महासागर होंगे, नदियाँ होंगी, तो उसको हम किस में रखते हैं? जल मंडल में रखते हैं। ठीक है, इसी पृथ्वी, जैसे ये मान लो पृथ्वी, इधर मैं बना देता हूँ उसको हटा करके, ये पृथ्वी है, यहाँ पर हम रह रहे हैं। इसके ऊपर एक वायु का भी एक मंडल है, एक वायुमंडल भी है। तो उस, ये आपका वायु हो गया, यहाँ पर वायु पाई जाती है तो एक वायु का मंडल हो गया। फिर ये स्थल मंडल हो गया, जिसको भूमंडल बोलते हैं। फिर इसी पृथ्वी पर जो है जल मंडल मिलेगा। जल मंडल के अंतर्गत हम क्या रखेंगे? जिस पर महासागर, समुद्र, सागर, नदियाँ, झील, ये सब चीजें इसी में आ जाएंगी। ठीक है, जहाँ पर हम निवास करते हैं वो स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही करके जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, भूमंडल हो गया, जैवमंडल। जैवमंडल किसको बोलते हैं? जैसे ये भूमंडल है, ठीक, ये आपका जो है जलमंडल है, ये आपका क्या है? वायुमंडल है। तो जहां पर ये तीनों अवस्थाएं मिलेंगी तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका? वो क्षेत्र आपका जैव मंडल हो जाएगा, जिसको हम जीव मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीव निवास करते हैं। क्योंकि किसी भी जीव को जीने के लिए 3 चीजें आवश्यक हो। एक तो रहने के लिए उसको स्थान चाहिए, इसी को हम जैव मंडल बोल देते हैं, जैव मंडल। किसी भी जीव को जीने के लिए उसको 3 चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। क्या है? जल चाहिए, पानी चाहिए, स्थल रहने के लिए चाहिए, और वायु चाहिए। ये तीनों अवस्थाएं जहां मिलेंगी वहीं पर ही जीवन संभव है, इसलिए उसको हमने नाम रखा जैव मंडल। आप इस चित्र से भी इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। ये चित्र दिया हुआ है, आप इसको देखिए और समझिए। देखिए वायुमंडल है, हवा, वायु, यहाँ पर हम सांस लेते हैं। ठीक, ये आपका जल मंडल है, पानी, जल। ये आपका स्थल मंडल है, जहाँ हम निवास करते हैं, पृथ्वी। तो तीनों अवस्थाएं जहाँ मिलेंगी वहां पर ही एक जैव मंडल होगा। ठीक, इसी का एनवायरमेंट में हम स्टडी करते हैं, इसी का इकोसिस्टम का। ठीक है, इकोसिस्टम का, कि जहां पर ये जैव मंडल है वहां पर आपस में प्राणी जगत कैसे बिहेवियर आपस में करते हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। इस पेड़ का क्या महत्व है? इस पेड़ पर आकर पक्षी बैठते हैं, इस वायु से हवा जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करते हैं, पेड़ भी ग्रहण करते हैं, और पेड़ रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड इस वायुमंडल में जो मौजूद है उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर पक्षियां इनसे जो है, पक्षियां, जीव जगत वगैरह जो है इससे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इनकी आपस में क्रिया विधि क्या होती है, उसी को हम इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। इकोसिस्टम उसी की पारस्परिक क्रिया को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से इस चीज को बताएंगे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। इससे ज्यादा एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। आप एक बार मैंने बोला ना कि आपको जो है स्वयं से पढ़ना है, आप स्वयं से पढ़िए और वीडियो देखिए। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर आप जो है रिवीजन करिए।
एक बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। जब 3 बार पढ़ लेंगे फिर उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप शॉर्ट नोट्स को जा करके देखिए, ठीक है। ये आगे देखिए, ये छोटे छोटे शब्दावलियां थी, तो मैंने कहा कि इस पर मैं जो है इस पर मैं वीडियो बना दूं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा जो है माउस और पेन जो दो चीजें हैं एक साथ आ जाती हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ शब्दावलियां देखिए ये एनसीईआरटी पर दी हुई थी, इस पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लिथॉस, लिथॉस माने आप देखते नहीं है कि लिथॉस का पत्थर होता है, एक तरीके से चट्टान होती है। जैसे लिथोस्फेयर, फेयर माने क्या होता है, आवरण, तो यहाँ पर लिथॉस लिखा हुआ है, इसका अर्थ भी आप समझ सकते हैं। एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प। इस कुछ बेसिक शब्दावली इन्हीं सब जोड़ जोड़ करके ही शब्द बनते हैं। ह्यूडर, हाइड्रो नहीं बोलते हैं, ह्यूडर, ह्यूडर जल, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो इनको जो है एनसीईआरटी में दिए थे तो मैंने कहा इनको बता दूं, हालांकि इतना ज्यादा इनको रोल नहीं, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे या कोई चैप्टर पढ़ते समय एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो ये शब्द आपके आएंगे, तो ये बेसिक चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको ये जान लेना चाहिए। बायोस का अर्थ जीवन, बायोलॉजी वगैरह आप पढ़ेंगे, बायोस्फीयर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर पढ़ेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जब पता होगा तो आपको जो है बेसिक शब्दावली जब पता होगी तो आपका एक नॉलेज इंक्रीज होगा, तो आपको अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मदद मिलेगी। आप कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा आपको मदद मिलेगी, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखिए, इस यहाँ पर दिखा है भूमंडल, फिर मैंने यहाँ पर भूमंडल लिख करके इसको समझाने का प्रयास किया। भूमंडल को आप देखेंगे, भूमंडल जैसे ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर आपको महाद्वीप भी मिलेंगे, जैसे ये मान लो महाद्वीप है, तो यहाँ पर आपको महासागर भी मिलेंगे, तो यह महाद्वीप, इस तरह से जो भी होगा वो आपको मिलेगा। फिर स्थल से ऊंचाई, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जहां तल को शून्य मापा जाता है। देखिए ये तो मैंने इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया कि जैसे कि आप ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी से आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। जैसे ही आप 1 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएंगे तो -6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक। मतलब ऊपर ऊपर जाएंगे तो ठंडापन महसूस होगा जी। और ये वायुमंडल है, मान लो ये वायुमंडल है, ये ठीक। वायुमंडल में नीचे क्या होती है, वायु बहुत सघन होती है, मतलब बहुत घनी वायु होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो विरल होती चली जाएगी, मतलब वायु, जैसे मान लो कि एक क्षेत्र आपने इसमें से मान लो इतना क्षेत्र लिया, मान लो कि 1 घन मीटर का क्षेत्र लिया, 1 घन मीटर मतलब कि 1 मीटर क्यूब का क्षेत्र लिया, मतलब ऐसा क्षेत्र ले लिया ये, ठीक। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचाई उसकी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह का क्षेत्र मान लो, ये मैं पूरा बनाई घन बना के ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा का क्षेत्र लेंगे, तो ये जितनी वायु इसमें आएगी, तो मान लो कि नीचे वाले क्षेत्रों में 1 किलो वायु इसमें आ जाएगी और ऊपर वाले क्षेत्रों में इसमें कम वायु आ रही है, तो ऊपर क्या हो गया, विरल हो गया, इसमें 1 घन मीटर वाले क्षेत्र में क्या हो गया, वायु की कमी हो गई, ठीक। वायु के मॉलिक्यूल्स कम हो गए। और नीचे वाले में वायु के मॉलिक्यूल्स क्या थे, मतलब अणु क्या थे, संख्या ज्यादा थी। यहाँ ऊपर वाले क्षेत्रों में क्या होगा, यहाँ वाले क्षेत्रों में इसको अगर यहाँ वाले क्षेत्रों से लोगे तो क्या हो जाएगा, वायु की अणुओं में कमी आ जाएगी। नीचे वाले क्षेत्र, तो इसका मतलब क्या हो गया, नीचे वाले क्षेत्र सघन हो गया, घना हो गया, और ऊपर वाले क्षेत्र कैसा हो गया, ऊपर वाला क्षेत्र विरल हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मान लो वायु पृथ्वी, इसके ऊपर ये आपका वायुमंडल है, तो यहाँ पर मान लो ये वायु बहुत घनी घनी पाई जाती है, यहाँ पर कैसे ऐसे ऐसे दूर दूर, ठीक। तो यहाँ क्या घनी, तो इससे समझ सकते हो। ये आगे क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर समझा दिया। तो यहाँ पर मैंने ये समझाया कि भूमंडल में महाद्वीप भी होंगे और महासागर भी होंगे। पहले आपको मूल चीज एक चीज समझा देता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी के बाद, मैंने पहले चैप्टर में बताया, बिग बैंग थ्योरी जब सर्वप्रथम हुई तो उसके बाद सभी ग्रह, उपग्रह, वायुमंडल, सौरमंडल है और गैलेक्सी, ये सब चीजों की उपस्थिति हुई अपने आप, मतलब कि बिग बैंग थ्योरी के पश्चात ये घटित हुआ,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लेके बताता हूँ खाली पेज पे। कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी इस तरह से थी, इस तरह गोल थी, और पृथ्वी में एक पैंजिया नामक एक स्थल था, ये पैंजिया, और इसके चारों ओर ये पैंथालासा था, जिसको हम प्रशांत महासागर के नाम से भी जान सकते हैं, बाद में प्रशांत महासागर बन गया। ये स्थल था, ठीक, पैंजिया नामक स्थल था। ये कार्बोनीफेरस युग की बात बता रहा हूँ, कार्बोनीफेरस युग की बात बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में आगे मैं पढ़ाऊंगा कि ज्योग्राफी में युग आते हैं, जैसे कार्बोनीफेरस युग हो गया, फिर और भी युग आपको मिलेंगे, तो उसमें जो है एक युग आपका कार्बोनीफेरस युग है, ठीक। कार्बोनीफेरस युग में क्या होगा कि पैंजिया नामक जो स्थल खंड था, ठीक है, कार्बोनीफेरस युग में ये पैंजिया नामक, ये पैंजिया, यहाँ पैंजिया इसका नाम है, पैंजिया नामक एक स्थल था, ठीक। इसके चारों ओर क्या था, पैंथालासा अवस्थित था, इसके चारों ओर जो है पैंथालासा जो महासागर है वो अवस्थित था, ठीक है। कुछ समय के बाद इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, प्लवनशीलता, प्लवन माने तैरना, प्लवनशीलता बल एक होता है, वो बल काम किया, ठीक। इसके साथ साथ कुछ ज्वारीय बल प्रभाव में आया, जिससे क्या होगा, इस पैंजिया का विखंडन हो गया, मतलब ये टूट करके अलग हो गया। मैं इसको अलग चित्र में बना के बताता हूँ। प्लवनशीलता बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल, ये तीनों मिलकर के पैंजिया को कई भागों में या दो भागों में तोड़ दिया आपस में, ठीक। जैसे ये पृथ्वी है, बड़े होकर समझाता हूँ, इस पर ये आपका पैंजिया था, इसके चारों ओर ये आपका पैंथालासा है, ठीक है। ये पैंजिया दो भागों में टूटकर अलग हो गया, ठीक। जिसको ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, लॉरेंसिया, ठीक। और नीचे वाले भाग को, जिसको हम अंगारा, इसको लॉरेंसिया का अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और नीचे वाले भाग को, ये नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड, ठीक। तो इस तरह से जो है यह ना है गोंडवाना लैंड, ठीक। इस तरह से जो है भाग इसके टूटे। फिर लॉरेंसिया, अब ऊपर वाला भाग आप इसी को मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, मैं मैप का भी चित्र लगाया हूँ, इसके कुछ भाग, रुको यहीं पर पहले बता देता हूँ आपको। यहीं पर लॉरेंसिया के कुछ भाग, ये गोंडवाना के कुछ भाग, जैसे कि ऊपर वाले भाग आप देख सकते हो, उत्तरी अमेरिका, ठीक, ठीक है। फिर आपका जैसे उत्तरी अमेरिका के बाद यूरोप, बीच में अटलांटिक महासागर आएगा, फिर यूरोप, ठीक है। जो भाग टूट कर अलग हुए, मान लो यूरोप, उत्तरी अमेरिका से यूरोप टूट कर अलग हुआ, तो इसके बीच में जो पैंथालासा का कुछ भाग में पानी आ गया, तो हम इसको नाम दे देंगे अटलांटिक महासागर, जल का भराव भी होगा ना, तो यहाँ पर यूरोप हो गया। फिर एशिया का भाग, जिसको यूरोप और एशिया मिलाकर यूरेशिया बोल देते हैं, एशिया का कुछ भाग। तो ये तीन क्षेत्र मुख्य रूप से आपको मिलेंगे, जो लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के भाग है। अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड लिख दिया था, ठीक है, अंगारा लैंड। तो ये है आपका, ठीक। फिर नीचे वाले जो गोंडवाना लैंड है, उसके भाग क्या होंगे, दक्षिण अमेरिका, फिर आपका जो है अफ्रीका, ठीक, फिर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से जो है, ठीक है, दक्षिण में अंटार्कटिका, इस तरह से जो है, ठीक। ये चीजें जो हैं आप समझ सकते हो, इस तरह से हमको पूरी तरह से। अभी आगे 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, तो आप इन सभी इंफॉर्मेशन को नोट करके लिख सकते हो प्रश्न को, और मैं प्रश्न भी कराऊंगा, हो सकता है मॉडल आंसर आपको दूं,
लेकिन मैं यहीं पर ही प्रश्न को आधा से ज्यादा करा दूंगा, आप समझ जाओगे तो आप पूरा आंसर लिख दोगे। अगर लिख लेना तो मैं जो है नंबर तो नहीं दे सकता अभी, लेकिन आप नोट करके आप रखिएगा और जो है कहीं कमेंट में आप बोलिएगा मुझे कि मैंने प्रश्न लिखा है, तो मैं आपको तुरंत वहीं पर नंबर दूंगा, मुझे सेंड करना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक, तो आप इतना काम करके रखिए। देखिए यहाँ पर समझ में आ गया आपको। फिर यहाँ देखिए भूमंडल, महाद्वीप, महासागर आपको समझ में आ गए। महासागर क्या है, ठीक है, मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ पहले। आपको चित्र देखिए, ये देखिए, तो ये क्या था कि ये देखिए, ये सॉरी ये क्या है, ये तो एक तरीके से ये जो पैंथलासा भाग था, यहाँ से इसको मान लो मोटा मोटा इतना भाग कि ऊपर ये पेंजिया का भाग था, ये सारे जो है महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। आप इसको जोड़ेंगे ना, यूरोप को अमेरिका को जोड़ेंगे तो एक साथ सांचा जैसे नहीं होता है, कोई सांचा एक साथ सेट हो जाता है, वैसे ही आप यूरोप को अमेरिका को जोड़ोगे सेट हो जाएगा, अफ्रीका को इससे जोड़ोगे तो ये सेट हो जाएंगे, फिर आप जो है एशिया को अफ्रीका से जोड़ोगे तो सेट हो जाएगा, भारत का कुछ भाग इसमें सेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप एक साथ आकर के सेट कर दोगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा पृथ्वी क्या होती, पश्चिम से पूर्व की ओर भाग रही है, तो आपको सारे ग्रह, सारे महाद्वीप भी एक तरफ भागते हुए दिखाई देंगे। देखो ये देखो, इसे टूट करके अलग हुए, ये टूट करके अलग हुए, एक तरफ भाग रहे हैं। आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, इसे पश्चिम से पूर्व की ओर भाग रही है, एक स्पीड में भाग रही है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस पर और भी अच्छे से चर्चा कर दूंगा। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर वीडियो लेक्चर भी बना करके आपको 2-3-4 मिनट का वीडियो लेक्चर बना करके आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये मत सोचिए कि जो है आप कमेंट किया जाएगा तो आप आंसर नहीं देंगे। ठीक है, मैं आपके लिए ही इस फील्ड में उतरा, तो आपने इतना कर लिया। ठीक, आपको यहां तक संभवतः जो है समझ में आ गया होगा। अब आप 2013 का क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना, तो आपको एक अलग लेवल का ही समझ में आएगा कि हाँ मैं अब उत्तर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। ठीक है, तो आपने भूमंडल को कैसे बांट दिया, भूमंडल को जो है 2 भागों में आपने बांट दिया। आपने भूमंडल को जो है 2 भागों में बांट दिया, भूमंडल को 2 भागों में बांटा, एक महाद्वीप द्वीप और महासागर। महाद्वीप में आपने देख लिया, सारे महाद्वीप आगे लिखे भी हैं, मैं आगे दिखा देता हूँ आपको सारे महाद्वीप। ये तो मैंने लिख दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, ये सब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर मैंने देखिए प्रमुख महाद्वीप, जो 7 महाद्वीप हैं, प्रमुख क्या वही महाद्वीप ही है। ठीक है, अब देखिए, तो अब जब महाद्वीप आप पढ़ेंगे, तो महाद्वीप जब आप पढ़ेंगे तो महाद्वीप में आपको एशिया महाद्वीप मिलेगा। जैसे मैंने भूमंडल को 2 भागों में बांटा, भूमंडल को एक महाद्वीप में, ठीक, और महासागर में। ठीक, तो महासागर में आपको अभी बताऊंगा, पहले आप महाद्वीप देख लीजिए। तो महाद्वीप में मैंने एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के अंदर जो है भारत ने कुछ शोध संस्थान खोले हैं कि वहां पर भी जीवन संभव हो सकता है, वहां पर जो जीव है कैसे हैं। ठीक है, वहां से ऐसी कौन सी चीज हमें उपलब्ध हो जाएगी जिससे हम जो वहां पर अपना संपर्क स्थापित कर सकेंगे। तो इस तरह से रिसर्च के लिए सभी देशों ने अपने अपने रिसर्च सेंटर वहां खोल रखे हैं। उसी तरह भारत ने भी रिसर्च सेंटर अपने खोल रखे हैं, जिसमें मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, ये अभी करंट का है तो ये भारती। ठीक है, इसी तरह से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये हो गए। ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग द्वीप के तरीके। द्वीप की एक परिभाषा होती है। द्वीप का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक क्षेत्र है उस चारों ओर से जल से घिरा हो तो उसको द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भी आपको जो है कुछ इस तरह से समझ में, इस तरह से आएगा। आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का चित्र आपको दिखेगा। ठीक, ज्यादा अच्छा चित्र नहीं लेकिन समझ जाइएगा। ठीक, तो ये चीज है। और जो भी चीजें मैंने यहाँ रखी हैं, जो आप मैंने एशिया, अफ्रीका, तो ये एक बड़े से सबसे बड़ा महाद्वीप, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से मैंने नंबरिंग, एनसीईआरटी में नंबरिंग नहीं दी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर नंबरिंग से डाल रखा है, जिससे आपको कभी अगर प्रश्न बन जाए तो एक सीक्वेंस के आधार पर जो है आप कर सकते हैं। हालांकि ऐसा प्रश्न मुश्किल है बने,
क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो सबको पता होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको मैंने यहाँ पर कुछ ऊंचे जो है स्थल खंड में देखिए मैं बताता हूँ कि कुछ उदाहरण दिए थे, तो मैंने उसको भी नोट कर दिया कि कुछ भी आपका छूटे ना। जैसे ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर मतलब 8 किलोमीटर मतलब लगभग 9 किलोमीटर का क्षेत्र है। 9,000 मीटर मान लो या 9 किलोमीटर मान लो, ठीक, ये क्षेत्र है आपका। जैसे आप ये मान लो स्थल मंडल है, इससे आप 9 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर अभी तक जो व्यक्ति गए हैं उनको आप रिसर्च कर मतलब देखिएगा और खोजिएगा गूगल से और उसको ढूंढने का प्रयास करिएगा। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति गए हैं, ठीक। तो इसी तरह से जो है जब आप महासागर पढ़ेंगे, महासागर में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले ये जान लो उदाहरण कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त जो मतलब माउंट एवरेस्ट से भी गहराई उसकी जो है ज्यादा है। आप देख सकते हैं मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में क्षेत्र में स्थित है, जिसकी गहराई 11,22 मीटर है। मतलब अगर ये पृथ्वी है, इसके समुद्र में आप गहराई में जाएंगे तो आपको 11,022 मतलब 11 किलोमीटर आप नीचे जाएंगे, 11 किलोमीटर नीचे जाएंगे या मीटर मान लो, और 11 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो आपको मेरियाना गर्त मिलेगा। मेरियाना गर्त उस क्षेत्र को बोलते हैं जो गहराई वाला क्षेत्र, ठीक है। तो आपको ये उदाहरण थे, ये आपको समझ में, तो महाद्वीप आपको समझ में आ गया, महासागर समझ में आ गया, ठीक है। महासागर थोड़ा सा बचा है, जलमंडल का ही पार्ट है। तो पहले देखिए मैंने क्या बताया, पहले आपको जो है भूमंडल बता दिया जिसको स्थल मंडल भी बोलते हैं। आगे चल के हम भूकंप वगैरह सब पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टरों में सब चर्चा होगी तो उसको बताएंगे। जो छूट जाएगा चैप्टर, ये जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक। ये पूरी तरह से पूरी ज्योग्राफी फिर से रिवाइज करा दूंगा अलग से, जो सिलेबस के अनुसार मैंने नोट्स अपने बना रखे हैं अलग, तो वो बता दूंगा। हालांकि एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने भूमंडल बताया, इसी को स्थल मंडल बोलते हैं। फिर जल मंडल आपको बता दिया था, वहां पर जल मंडल बता दिया था, ठीक। तो इसी तरह से जो है क्या बताया, वायुमंडल, ठीक। भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। अब जब ये तीनों चीजें एक जगह मिल जाएगी तो उसको जीवमंडल या जैवमंडल बोल देते हैं। इसी का इकोसिस्टम में हम अध्ययन करेंगे, एनवायरमेंट में अध्ययन करेंगे। इससे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको सबको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप बेसिक को बढ़िया से पढ़ लीजिए। इस बार आप यूपीएससी के एग्जाम को देख ही रहे हैं, यूपीएससी बेसिक चीजें पूछता है। लोग क्या करते हैं कि आजकल कोचिंग संस्थान इतने ज्यादा आ गए हैं मार्केट में कि एक तो हाई फाई बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, तो इसलिए जो है हाई फाई पढ़ो, लेकिन बेसिक चीजों को जब तक आप आधार को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी हाई फाई पढ़ ले वो उस पर ही टिक ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम बुनियाद सीरीज रखा कि आपकी नींव मजबूत हो। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो आप प्रश्नों को आराम से हल कर लेंगे। तो आपने इन 4 चीजों को पढ़ लिया। फिर मैंने भूमंडल को जो है 2 भागों में बांट कर बता दिया। भूमंडल को महाद्वीप, महासागर। महाद्वीप मैंने सारे बता दिए, जो नॉर्मल एनसीईआरटी में दिए थे वो मैंने पूरी तरह से चर्चा कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका नॉर्मल तो मैंने एनसीईआरटी में जो दिया वो तो बता दिया। इस एनसीईआरटी के इतर नहीं जा रहा हूँ मैं कुछ भी बताने, क्योंकि एनसीईआरटी से हट गया तो फिर बेसिक आपका अलग हो जाएगा और क्लास की ड्यूरेशन भी लंबी हो जाएगी। तो आप वहीं तक सीमित रखो। आने वाली कक्षाओं में तो डिस्कशन होगा ही, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई आगे वाली कक्षाओं में बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि उसमें ज्ञान 6 क्लास की अपेक्षा 7th में जाएंगे तो वहाँ ज्ञान ज्यादा आपको होगा, वहाँ पर ज्यादा फैक्ट होंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरह से मैं कुछ भी जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे। अब मैं महासागर पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आप ये आपका अंटार्कटिका में जो एक चीज और थी उसको बता देता हूँ कि जो हमारा जो है, मैंने अभी बताया कि अंटार्कटिका में जो है बहुत सारे रिसर्च सेंटर है, तो उसमें भारत ने भी अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं, जिसको मैत्री नाम है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री नाम है रखा है हमने, ठीक है, गंगोत्री। फिर एक अभी नया नाम है भारती,
सॉरी भारती, ठीक है। तो इन तीनों का संचालन गोवा में एक संस्था है, कौन सी संस्था? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, NCPOR, जो गोवा में स्थित है, जो क्या करती है, संपूर्ण अंटार्कटिका कार्यक्रम का प्रबंधन करती है। जो भी भारत के जैसे मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती ये गए हैं, तो इससे जो है वहां से गोवा में बैठ करके संचालन करती है। तो ये ठीक है, ये हमारा रिसर्च सेंटर, इसकी मैंने तस्वीर खोल रखी है, अंटार्कटिका में आपको दिखेगा, यहाँ पर रिसर्च सेंटर है हमारा, ठीक। उसका हमने चित्र यहाँ पर लगा दिया, जिससे देखिए चित्र देखने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होता है, और या आपकी मेमोरी की एक समझ होती है कि वो चित्रों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, उससे आपकी समझ भी अच्छी होती है। तो ये चीज आपको मैंने एक फैक्ट के रूप में बता दी है। फिर आप नीचे आएंगे तो महासागर में भी आपको मैंने, शायद महासागर वाली चीज मैंने बताई कि नहीं बताई, हाँ महासागर में यहाँ पर बता देता हूँ। पहले महासागर बताऊंगा फिर पीछे जाके बताता हूँ। तो देखिए मैंने वहां पर जलमंडल बताया था, मैंने यहाँ पर जो है आपको भूमंडल में दो चीजें, कुछ भूलना नहीं, दो चीजें बताई। भूमंडल में क्या? महाद्वीप, महासागर, ठीक। तो महासागर में मैंने जो है अभी नहीं बताया था, महाद्वीप आपको बता दिया। तो यहाँ पर महासागर में आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर भी सीक्वेंस रखा है, ठीक है। 5 महासागर है मुख्य, प्रशांत जलमंडल के अंतर्गत तो बहुत सारा पार्ट आ जाएगा, जल के अंदर नदियां, नाले, झील, सब चीजें आ गई। फिर यहाँ पर महासागरों की चर्चा कर रहा हूँ भूमंडल में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर हमारे भारतीय क्षेत्र को लेकर के हिंद उपमहाद्वीप है, उसके हिसाब से नाम रखा गया है। दक्षिण सागर और आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, आप इनको देख भी सकते हैं। ये आपका मतलब कि प्रशांत क्षेत्र है, ये पूरा आपका, ये पूरा क्षेत्र जो है इधर से आप उठाएंगे तो ये प्रशांत क्षेत्र है, और पृथ्वी गोल है तो आप ये क्षेत्र जो इधर से छूटा है, ये वाला क्षेत्र, ये आपको इधर भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक का पूरा क्षेत्र, ये पूरा प्रशांत क्षेत्र है, ठीक। फिर आपका जो है दूसरा आपका अटलांटिक महासागर, तो ये अटलांटिक महासागर हो गया। ये देखिए जो महासागर होते हैं क्या होते हैं, उनकी छोटे महासागरों के अंदर छोटे छोटे महासागर भी होते हैं, खाड़ियां भी, छोटे छोटे सागर होते हैं, खाड़ियां भी होती हैं, और भी छोटे छोटे आपको क्षेत्र गल्फ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको वहां पर मैं जब पढ़ाऊंगा आगे, खाड़ियां भी बताऊंगा, गल्फ भी बताऊंगा, ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप इसको भी समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए साउदर्न ओशियन मतलब दक्षिण महासागर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। फिर आपका देखिए आर्कटिक महासागर मिल जाएगा ये, ठीक, आर्कटिक महासागर मिल जाएगा, ठीक। फिर आपका ये हिंद महासागर मिल जाएगा ये आपका, ठीक, ये पूरा। तो इस तरह से जो है आपको ये 5 महासागर, तो पहले क्या हो गया प्रशांत, जिसको हम समझने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र, दक्षिणी प्रशांत, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर के भाग को नीचे भाग, ऐसे सभी महासागर को बांट सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक। एक पढ़ने का तरीका ये भी कि जब आप पढ़ें तो आप देखिए कि 0 डिग्री रेखा किस किस महासागर से निकल के जा रही है, तो आपने बना दिया 0 डिग्री, इसके आगे लिख दिया कि किस किस महासागर से जा रही है, ठीक। फिर आपने देखा 0 डिग्री में कौन कौन से महाद्वीप जा रहे थे, दूसरा आपने इसको फैक्ट बना के लिख दिया। क्वेश्चन फिर महाद्वीप के साथ साथ मोटा मोटा महाद्वीप हो गया, इसके अंदर देश भी आपने लिख लिए, क्योंकि फैक्ट यूपीएससी पूछ लेता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसमें अफ्रीका के कौन कौन से देश होकर गुजरती है, मतलब अफ्रीका के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। पता चला 4 देश दे दिए, एक देश उठाकर एशिया का रख दिया, तो इन 4 देशों को ये मान लो कि यहीं से, क्योंकि इस समय जो है यूपीएससी क्या कर रहे हैं कि अगल बगल के मिनट से देशों में अंतर समझा, आप वहां पर ठीक से नहीं देखें तो समझ ही नहीं पाएंगे। पता चला इसमें 3-4 देश हैं और ऊपर का इन्होंने यहाँ का उठा के रख दिए, तो आपको अगर आप एक बार भी अच्छे से देख करके मतलब अच्छे से समझ लेंगे, गौर कर लेंगे, तो फिर दोबारा आपका फैक्ट गलत नहीं होगा। तो आपको ऐसे रखना। फिर ऐसे 23.5 अंश पर जो कर्क रेखा पर जा रही है, कौन सी महासागर कर्क रेखा पर पड़ रहा है, कौन से महाद्वीप पड़ रहा है, कौन कौन से देश पड़ रहे हैं, कौन कौन से सागर पड़ रहे हैं, ये सब चीजों को आप फैक्ट में डाल करके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसी तरह से 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश में मकर रेखा से कौन कौन से जाते हैं, मकर रेखा में कौन कौन सी नदी से, मकर रेखा कौन कौन सी नदी को काटती है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी है जो मकर रेखा को काटती है। इस तरह से आपको बना के रखना है, तब जाकर के आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो आपको फैक्ट भी तैयार हो गया, कॉन्सेप्ट भी तैयार हो गया। कॉन्सेप्ट में आपको ये सारी चीजें पता चली गई,
ठीक है। तो आप इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको सिलेक्ट होने से। मैं सच बताऊं तो ये, और इतनी मेहनत कोई करता नहीं है, कोई करना नहीं चाहता है। मुश्किल से 10-20% 25% लोग इतनी मेहनत अंदर से करके आते हैं, तो उनका वाकई में सिलेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, ये देखो ये जुड़े, कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो ये जुड़ा है। फिर आप ऊपर जाओगे तो ये बेरिंग जल संधि से अटलांटिक महासागर यहाँ पर जुड़ता मिलेगा, फिर आर्कटिक महासागर जुड़ेगा, फिर यहाँ पर जो है ये जोड़ दक्षिणी महासागर जुड़ता हुआ मिलेगा, ये ओशियन यहाँ से यहाँ जुड़ता मिलेगा। तो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए कुल मिला के। फिर यहाँ पर लिखो महासागरी जल हमेशा गतिशील रहता है, आपको पता ही होगा। जो तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरी धाराएं, महासागरी जल की 3 मुख्य गतियां होती है। देखो आपको गतियां पता होना चाहिए कि जब भी आपको जो है जैसे 0 डिग्री अक्षांश पर आ पाओगे तो यहाँ पर जो है हवाएं कैसी चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो ये धाराएं भी आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, आपको मिलेंगी ये। तो इनको महासागरी धाराएं बोलते हैं, ओशियन ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर ज्वार भाटा, आपको पता ही होगा कि ज्वार भाटा क्या होता है। जब आप चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी के कारण, मतलब चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण, सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण तथा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जो समुद्री जल है वो क्या होता है, आकर्षित होता है। जैसे आकर्षित होगा तट के समीप आएगा या तट के पास आएगा, वो उठेंगे, उसकी लहरें जो है, मान लो कि ये आपका क्षेत्र है, ठीक है, ये तट है, तो ये आपकी धारा, ये नॉर्मल आपकी धारा ये बह रही है इससे। तो जब ज्वार आएगा तो ये धारा आपकी उठ करके यहाँ आ जाएगी, मतलब ऊपर आ जाएगी। और जब भाटा होगा तो ये धारा आपकी वापस नीचे चली जाएगी, थोड़ी सी नीचे। तो जब ऊपर के एक लेवल बना लिया जाता है कि ये ऊपर वाला क्षेत्र, और जहां तक अंदर गई भाटा वाले क्षेत्र में तो ये नीचे, तो इनके मध्य वाला भाग जो है सी लेवल कहलाता है। यहीं से आप देखते होंगे कि आपको अभी मैंने बताया कि समुद्र तल से दूरी, जैसे कि आपने एवरेस्ट को नापा, आपने 8,848 मीटर है, तो कैसे नाप लिया, तो ये आपकी जो है समुद्र तल है। कैसे नापते हैं, ज्वार आपने आया तो यहाँ तक आपका ज्वार आ गया, फिर भाटा आएगा तो ये आपका पीछे चला जाएगा। जितना आपका पीछे जाएगा तो उसको लेवल मान लिया, जो ज्वार वाला क्षेत्र था उसमें आपने ऊपर वाले क्षेत्र को मान लिया। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, सी लेवल कहलाएगा। तो इसी को हम लोग सी लेवल मान लेते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ज्वार भाटा और अच्छे से मैं समझा दूंगा बाद में, इसको एक बार बता देता हूँ आपको। नॉर्मल आपको जो जब आगे मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा, मतलब कि आगे की कक्षाओं में, अगर आगे की कक्षाओं में दिक्कत आती है तो मैं अलग से एक सेशन लगा करके मैं इन सब चीज़ों को समझा दूंगा, जिसमें भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ज्वार भाटा हो गया, ये सब चीज़। तो आपको ये ज्वार भाटा क्या होगा, पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, इन दोनों के आकर्षण बल से पृथ्वी पर ज्वार आता है। ठीक, पृथ्वी, इन दोनों ने आकर्षण बल, मतलब कि इन दोनों ने गुरुत्वाकर्षण बल काम किया और पृथ्वी की महासागरीय जल को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, तो ज्वार आएगा। पृथ्वी भी अपने आप अपने अपकेंद्रीय बल से इसको खींचने का काम करेगी। पीछे अपकेंद्रीय बल लग रहा होगा पृथ्वी का, पृथ्वी भी तो अपना काम करेगी, तो उसके अपकेंद्रीय बल से वहां भी ज्वार आएगा। ठीक, तो ये ज्वार, और जब पीछे जल उसका वापिस पीछे जाता है तो उसको भाटा बोलते हैं। कभी कभी समकोण वाली स्थिति आएगी, ऐसे ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गई, तब भी ज्वार भाटा आते हैं। तो ये सब चीजें जब कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से बताऊंगा तो अच्छे से और भी चर्चा कर दूंगा। यहाँ पर मैंने मुख्य चीजें आपको बेसिक बता दिया, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन और अच्छे से, मैं ज्वार भाटा पे अभी 1 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय खराब हो, वीडियो लंबा हो। नॉर्मल जितना आपको जानना उतना जानिए और आगे निकलिए। आगे और भी चर्चा होगी, जहाँ पर प्रश्न देखे जाएंगे, जहाँ पर समस्या आएगी तो वहाँ पर और अच्छे से चर्चा करके आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। अभी आगे में पढ़िए तो ये सब चीजें रिवाइज होंगी, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, फिर आप इतना आपने जान लिया, फिर आपको मैंने पीछे जो है जलमंडल का थोड़ा सा चित्र बता के आपको बता देता हूँ। देखिए, पृथ्वी पर जो है आप देखते होंगे कि देखिए मैंने भाई भूमंडल समझा दिया था। भूमंडल में क्या हो गया, महासागर, महाद्वीप, महासागर। अब देखिए, अब महाद्वीप जो स्थल खंड में हमने पूरा ऐड कर लिया, और महासागर को हमने जो है जलमंडल के अंतर्गत कर लिया।
जलमंडल में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे झीलें हो गई, नदियां हो गई, मतलब जल वाले भाग जो भी हैं वो सब आ जाएंगे उसमें। ठीक, अभी पढ़ देता हूँ इसको, कुछ भी छूटा नहीं है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, जो भी चीजें हैं बिल्कुल अच्छी तरह से बताई जा रही हैं, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का 71% जल तथा 29% भाग स्थल है। ठीक है, आपको ये पता ही होगा, 71% मतलब इतना ज्यादा जल है और रहने के लिए जगह सिर्फ 29% है। ठीक, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। ये सब आगे आप पढ़ोगे, इनमें एक्सप्लेन कर करके एक चैप्टर को झीलों के बारे में पढ़ोगे। फैक्ट आप अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, फिर आपने जो है अब फैक्ट में क्या होगा कि चिल्लर झील कहाँ है, डल झील कहाँ है, ये क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। हिम नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है, हिम नदी का मतलब बर्फ। तो इसमें देखिए ये ग्राफ मैंने लगा रखा है, ये ग्राफ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 97% आपका ओशियन है। मतलब अगर हम इसको 100% ले लें इस क्षेत्र को, तो 100 में से 97% आपका ओशियन होगा। फ्रेश वाटर कहाँ है, कितना है, सिर्फ 3%। ये 3% पीने योग्य पानी जिस पर हम जीवित हैं। ठीक, ये 3% पानी को यहाँ ले आए हम, और इसको फिर हमने 100% मान लिया। ठीक, फिर इसको मैंने 100% मान लिया। 100% माना, 100% में मतलब उस 3% में से 79% जो जल है वो क्या होगा, वो आइस कैप मतलब कि, और ग्लेशियर। आइस कैप का मतलब जो हिम नदियां हैं, हिम से ढके हुए चादर है वो, और ग्लेशियर वगैरह, इनको हम 79%, जिसको हम पी नहीं सकते, वो केवल बस बर्फ के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित है। जैसे आप स्कैंडिनेवियन देशों को देख सकते हैं, हिमालय के ऊपर वाले क्षेत्रों को देख लेंगे, है ना, तो हिमालय पर जो हिम की चादर बिछे हुए हैं, तो ये क्या इतने ठंडे क्षेत्र हैं, ये बर्फ जमे, इनका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं पीने योग्य पानी के लिए। फिर आपने जो फ्रेश वाटर है, ये मतलब शुद्ध पानी है, फिर इसमें से जो है आपने 29% ग्राउंड वाटर है जिसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और 1% जो है आपका एक्सेसिबल सरफेस फ्रेश वाटर, इसमें से भी हम जो है 1% जो है जहां पर हमारी पहुंच है, एक्सेसिबल मतलब कि पहुंच है उस सरफेस वाटर पर, इसको ही हम पी रहे हैं। ठीक, फिर इस फ्रेश वाटर में जो है 1% फ्रेश वाटर में आपके क्या आ जाएंगे, लेक्स आ जाएंगे, वाटर विद इन लिविंग ऑर्गेनाइज, जो भी मतलब जीवित प्राणी इस पर आश्रित है। ठीक है, रिवर्स आ जाएंगी, वाटर वेपर मतलब जलवाष्प आ जाएगा, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल की मतलब जो नमी, जो आपकी मिट्टी में नमी है वो भी आपकी इसी में आ जाएगी। तो ये चीजें आपकी हैं, बस इतना आपको जानना, इतना गहराई में जाके जानने की जरूरत है। केवल एक बात बता दी मैंने कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे पानी वितरण। सिर्फ आप इतना जानिए कि 97% 71% क्षेत्र में आपका जो है जल है। ठीक, 29% स्थल है। उस 71% को हमने 100% मान लिया। 100% में से क्या हो गया, 97% आपका ओशियन हो गया, 3% आपका फ्रेश वाटर। इसको आप जानिए। उसी फ्रेश वाटर में हमने देखा 3% में, फिर हमने इसको 100% मान लिया, और उस 100% से आइस कैप्स और ग्लेशियर 79% है, और एक्सेसिबल सरफेस वाटर 1% है, और ग्राउंड वाटर जो आपका 29% है। ठीक है, जिसमें हम समरसेबल वगैरह लगा करके और नल लगा करके पानी पीते हैं। और जो एक्सेसिबल सरफेस वाटर, जैसे नदियां, सॉरी वहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, तो यहाँ पर आप समझ, एक्सेसिबल सरफेस वाटर मतलब जो नदियां, झील वगैरह है, वाटर वेपर है, जो आपको ऊपर आपके सतह के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। तो ये आपका लेक्स हो गया, नदी मतलब झीलें हो गई, रिवर्स हो गया, वाटर वेपर हो गया, जो जलवाष्प होती है जो वायुमंडल पर होगी, और सॉइल की जो मिट्टी भी सरफेस पर मिलती है, तो उसकी जो मॉइस्चर होगी, नमी होगी, बढ़ती सकती, ये सब मिला करके आपका 1%। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा जो है आप ये देख लीजिए कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा ना, मैं केवल इतना बताऊंगा आपको कि पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। मैंने पीडीएफ जो है हैंड रिटन फॉर्म में वहां पर उपलब्ध करा दी है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम रहती है। मैं बोल करके आपको उस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, और आप उस शॉर्ट नोट्स को अपने पास रख लीजिएगा। उस शॉर्ट नोट्स को आप जो है, जो टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा, वो हैंड रिटन है, मैंने हाथ से लिखे हैं। ठीक है, हैंड रिटन रोज लिखता हूँ। तो ये सब चीजें जो है मैंने हैंड रिटन फॉर्म में लिख करके वहां अपलोड कर दी। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप उसको पढ़िए। तो पहले क्या आपको पढ़ना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट रीडिंग, पहले आपने वीडियो देखा मेरा,
ठीक है। वीडियो से समझ विकसित होगी तो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ और अच्छी होगी, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट रीडिंग किया, सेकंड रीडिंग किया, थर्ड रीडिंग किया, 3 बार आप पढ़ लोगे तो फिर आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। फिर मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स आप रख लीजिएगा और हैंड रिटन नोट्स को बार बार आप पढ़िएगा, समझ में आएगा। इसको हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ सकते हैं, टैबलेट में, लैपटॉप पर सेव करके। तो ये एनसीईआरटी सीरीज बंद नहीं होगी बिल्कुल, आपको सारे नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आपका जो एनसीईआरटी पढ़ते समय आप जो समय निकाल करके नोट्स बनाएंगे वो समय आपका बच जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और उसका भी करंट अफेयर का भी वीडियो बना करके मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, वो भी आप कवर कर लीजिएगा। तो वो उसमें भी नोट्स आपको ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर भी नोट्स बना सकते हो, आपको लगता है कि मुझे अपने हाथ से ही नोट्स पसंद है तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो आपने देखिए क्या पढ़ लिया, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सादे पेज पर कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, मैं यहाँ पर उसको कंफर्म कर दे रहा हूँ। क्या हो गया, मैंने जो है भूमंडल बता दिया। भूमंडल में 2 चीजें होंगी, महाद्वीप, ठीक, महासागर, महाद्वीप महासागर बता दिए मैंने, जो इस चैप्टर पे था, ठीक है। फिर मैंने जल मंडल उठाया, तो जल मंडल में क्या पार्ट आएगा, जल मंडल में जो है आपका महासागर भी आ जाएगा उसका पार्ट, और झील भी आ जाएंगी, नदियां भी आ जाएंगी, ठीक है, नदियां, ठीक है, जलवाष्प, जो जो जल थे, हिम नदियां, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगी, मतलब पता चल जाएंगे। फिर आपका वायुमंडल है, वायुमंडल पे चर्चा करे दे रहा हूँ, और आपका जैवमंडल उस पर चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है। वायुमंडल देखिए, आप देखिए, ये आपका, जब आप पृथ्वी, यहाँ पर देखिए, समझ नहीं आ रहा होगा, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, बड़ा झाम है यार, कहीं ये पहन लो कहीं वो पहन लो, है। देखो यहाँ पर ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक आवरण है जो जिसको वायुमंडल है, जिस पर हम सांस लेते हैं, यहाँ पर आपकी वायु उपस्थित है, तो इसी वायु को ही हम वायुमंडल मान लेते हैं, ठीक, ये वायु उपस्थित है। उसी वायुमंडल का अध्ययन करना जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो पृथ्वी है इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ पर बताया कि जो पृथ्वी का निचला क्षेत्र है, पृथ्वी की परत के ऊपर, जैसे कि आप ये सरफेस होगा, पृथ्वी की सरफेस है, इसके ऊपर वाला, तो इस क्षेत्र में आपको जो है सघन वायु मिलेगी, मतलब घनी मिलेगी। जैसे आप, मैंने यहाँ पर चित्र में बताया कि घन बना करके 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 1 घन मीटर वाला क्षेत्र लेंगे, मीटर क्यूब का क्षेत्र लेंगे, तो उस पर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्षेत्र लेंगे, तो उस पर नीचे वाले क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र की वायु को अगर इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है कि 1 किलो वायु आ जाए इसमें। अगर आप ऊपर वाले क्षेत्र को उठाएंगे तो आपको कम वायु मिलेगी, मान लो 500 ग्राम ही वायु मिलेगी, तो ये अंतर हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगी, विरल हो गई, ऊपर जाते समय आपको विरल वायु मिलेगी, और नीचे वाले क्षेत्र में क्या मिल जाएगा, सघन वायु मिल जाएगी, ठीक। तो इतना आपका अंतर। फिर इसमें परतें हैं कुछ, जैसे कि क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत, पेन ले लेता हूँ दूसरा में कलर का, इससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये क्षोभ मंडल आपकी एक परत है, इस पर आप जो है प्लेन वगैरह आपको उड़ते मिलेंगे इस क्षेत्र में, ठीक है। फिर आपकी समताप मंडल है, फिर आपका बीच में मध्य मंडल मिलेगा, फिर आयन मंडल मिलेगा, फिर बहिर्मंडल मिलेगा। तो इसको आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये पृथ्वी बनी, ये ट्रोपोस्फेयर, इसको इंग्लिश में हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें समताप मंडल, ये मेसोस्फेयर, मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर, आयन मंडल, एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्र है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इनको विभाजित करने वाली भी रेखा होती है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन सी रेखा विभाजित करेगी, इसी तरह से जो है समताप मंडल और मध्य मंडल को कौन सी रेखा विभाजित करेगी, जिनकी सीमा है, जैसे कि क्षोभ सीमा,
समताप सीमा, मध्य सीमा, आयन सीमा, बहिर्मंडल के आगे कुछ है ही नहीं। ये सीमा है, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। इतना जितना हमने एनसीईआरटी में दिया उतना मैंने बता दिया, समझा दिया, इतना ही आपको जानना है। इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आप धीरे धीरे जब बेसिक को कवर करेंगे ना तो वो चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल से डाइजेस्ट हो जाएंगे और सेट हो जाएंगी। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक चीज़ वायुमंडल भी समझा दी है मैंने, इतना ही आपको जानना, अभी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको आप कहीं कॉपी में या मैं खुद नोट करके आपको दूंगा। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आयन मंडल, फिर उसके ऊपर बहिर्मंडल। अब एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे आपकी ये क्षोभ सीमा, यहाँ पर क्षोभ मंडल, ठीक है। तो इस पर जो है आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक, माइनस में जाता जाएगा। फिर आप इससे ऊपर जाओगे मतलब समताप मंडल तक, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। फिर आप जैसे ये समताप मंडल हो गया, समताप, फिर इसके ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर फिर घटेगा। ये कौन सी सीमा होगी, मध्य मंडल। फिर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, ठीक है। ये कौन सी सीमा, आयन मंडल। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर फिर घटेगा, इसको हम बहिर्मंडल। ये आपको जानना है। इसके ऊपर आप क्षोभ सीमा के ऊपर नहीं जा सकते, मतलब मनुष्य जो है जाएगा तो, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर आप, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब जैसे 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 प्रति 1 किलोमीटर में, प्रति 1 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो -6 डिग्री, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे आप 2-3 किलोमीटर चले गए तो अभी जैसे मान लो पृथ्वी, हमारे सतह पर जो है तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, मान लो इस समय गर्मी के समय 30 मान लो, तो इसको जैसे आप प्रति 1 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर चले गए तो 6×36 माइनस में चले जाओगे, -6 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बर्फ जमा देगी आपको, तो इसलिए इसको आपको जानना है इतना, ठीक है। फिर आपकी सीमा भी है, ये सीमा है, तो सीमाओं को भी मैं आगे बता दूंगा। अभी जितना है इसमें उतना बता देता हूँ, आगे जो चर्चा होगी तो उस पर और चर्चा हो जाएगी। तो इतना आपको जान के रखना है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए जो है जल्दी जल्दी बता के समाप्त करता हूँ, क्योंकि बतौलेबाजी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। हमारी क्षेत्रीय भाषा है, उसका यूज भी बीच बीच में कर देता हूँ, जिससे आप जो है इंटरटेनमेंट भी करते रहें। मौज मस्ती बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल शांत होकर के सीरियस होकर तैयारी नहीं होती, थोड़ा बहुत मौज भी जरूरी है, ठीक है। तो आपने इस तरह देखिए 3 चीज़ें, आप फिर मैं बता देता हूँ, अपना ग्राफ को नहीं चेंज करना है, ऐसे ही आपको उत्तर लेखन में भी करना होगा कि आपको तुरंत आके ग्राफ चेक कर लेना कि हमने लिखा क्या था, वहाँ क्या क्या चीज़ें हमने बता दी, क्या क्या चीज़ें बची। तो जैसे मैंने बता दिया था, भूमंडल चर्चा हो गई, जलमंडल चर्चा हो गई, वायुमंडल चर्चा हो गई, अब आपका जैवमंडल बचा, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, प्रश्न हल करा दें। उससे पहले हम जो है देखिए, मैं पहले देख लेता हूँ कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं है आपकी, ठीक है। ये बता दिया, दूसरा ये बता दिया, तो ये बताया, ये बता दिया, चर्चा कर दी मैंने, इस पर भी चर्चा कर दी, स्लाइड खाली, इस पर भी मैंने बता दिया, इसको भी बता दिया मैंने, इसको भी मैंने बता दिया, ये हाँ। अब इसको जो है थोड़ा सा, इस पर भी मैं स्थल मंडल, जल संधि, स्थल संधि पर भी एक छोटा सा समझ आपकी विकसित कर देता हूँ कि देखिए, जो बड़े क्षेत्र होते हैं, जैसे कि 2 स्थल, ये एक स्थल है उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, एक स्थल है। तो इस स्थल को एक संधि जोड़ रही है, जिसको स्थल संधि कहते हैं, ठीक। स्थल संधि का मतलब होता है 2 बड़े क्षेत्रों को, 2 बड़े स्थलों को आपस में जोड़ने वाली संधि स्थल संधि कहलाती है। यहाँ लिखा, स्थल का वह एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक। फिर ऐसे ही महासागर हो गया, मान लो कोई, ये महासागर है, ये महासागर है, इस महासागर को, ये महासागर को, ये महासागर से ये 2 चीजें जोड़ रहे हैं। मान लो यहाँ पर स्थल है, यहाँ पर स्थल है, ये महासागर है, ठीक है, यहाँ पर महासागर है। तो ये महासागरों को बीच में जोड़ रहा है, तो उसको जो है महासागर को, ये जल को जोड़ रहा है, तो जल किसी 2 बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ रहा है, तो उसे जल राशि या जल संधि कहते हैं। सॉरी, जल राशि नहीं, जल संधि कहते हैं। तो आप इसको जो उदाहरण के रूप में, यहाँ पर तो आपने स्थल संधि में देख लिया, यहाँ पर स्थल संधि में आपने इसको देख लिया,
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसमें पाक जल संधि का नाम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है श्रीलंका और भारत को, यहाँ पर बंगाली खाड़ी और अरब सागर के क्षेत्रों को जोड़ रही है, ठीक है। तो बड़ी, तो यहाँ पर देख रहे हैं पानी का सकरा, जल का सकरा भाग, जल राशि का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे। ये जब आप पढ़ोगे तो आपको विचलन ना हो कि आप फट से गूगल पहुंचे, सर्च किए, उसको समय खर्च किए, यहीं पर ही सारी चीजें समाप्त हो जाए, फिर आगे हम उन चीजों को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतना, इसलिए मैं इतना ज्यादा घुस करके बता रहा हूँ। फिर आप जयमंडल हो गए, जयमंडल में भी मैंने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर लूं, सारे कलर तो हैं, चलो येलो लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने जो है अभी चर्चा करी थी, ग्रीक शब्द लिथोस, फिर आपने जोड़ लिया, फिर यहाँ पर एटमॉस, फिर फेयर जोड़ लिया, हाइड्रो, ह्यूडर, है ना। फिर आपका इसी तरह से जहां पर ये तीनों चीज मिलेंगी उसको हम जैव मंडल बोलेंगे, जैव मंडल। तो ये आपने ये शब्दावली से आपको कई शब्द बन जाते हैं, इसलिए 3 शब्द आपके हो गए। तो जैव मंडल कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए नदी, जल मिल रहा है, जलीय भाग मिल रहा है, फिर यहाँ पे स्थल मंडल मिल रहा है जहाँ पर जीव निवास कर रहे हैं। अब जल मंडल में भी मछलियां होती तो ये भी जीव है, ठीक है। फिर वायुमंडल है, यहाँ पर हवा मौजूद है, वायु मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन में कौन कौन से पार्ट आपके, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, ऑक्सीजन मौजूद होगी, नाइट्रोजन मौजूद होगी, आर्गन मौजूद होगी, इत्यादि और भी गैसें होंगी जो मौजूद होंगी। मुख्यतः 4 मैंने बता दी। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी, नाइट्रोजन की, 78% शायद, हाँ 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। 1% में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियॉन, इस तरह से अलग अलग प्रकार की गैसें हैं जो उपलब्ध हैं, ठीक। तो आपको इन चीज़ों को जानना है मोटा मोटा, कि आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ने में समझने में दिक्कत ना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। और जो 78% नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा मौजूद है प्राणियों के लिए, जीव जगत के लिए ग्रोथ का काम करते हैं। हम नाइट्रोजन देखते हुए कि फसलों में डाली जाती है ना, फसलों का विकास बहुत तेज गति से होता है। कुछ कीट बच्ची पौधे होते हैं जिन पर नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होती, उसको जमीन से नहीं ले पाते हैं, मिट्टी से नहीं ले पाते हैं, तो वो कुछ जीवों को जो है अपने पत्तियों पर भक्ष कर लेते हैं, मतलब कीट भक्षी होते हैं, वो मार देते हैं, उससे जो जीवों में नाइट्रोजन उपलब्ध होती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक। नाइट्रोजन हम लोग भी लेते हैं, लेकिन हमारे लिए काम नहीं, जितनी ऑक्सीजन में नाइट्रोजन आती है उतनी बाहर वापस आ जाती है, तो हमारे लिए यूज नहीं, हमारी बॉडी के लिए उतनी, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने चर्चा देखिए कौन कौन सी चीज़ों की कर दी, आपको यहाँ पर मैं फिर से जो है बता देता हूँ एक बार, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया आपको भूमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, ठीक है। 4 चीजें मैंने बता दी, लगभग इनमें सारी चीजें की चर्चा कर दी, एग्जाम्पल बता दिए। अब यहाँ पर आप वायुमंडल, भूमंडल, जलमंडल को एक साथ भी देख सकते हैं। यहाँ पर महासागर महाद्वीप को इस तरह से मैंने दिखाया था, ठीक। इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। और इनका मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा कि जो है wordatlas.com से मैंने इनको डाउनलोड किया था, तो मैं इस चैनल को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी आपकी समझ विकसित करने में इन्होंने बड़ी मदद करी। ये इनका wordatlas.com का मैं धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। ये चीजें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ये सेक्शन छोड़ के मत भागना। तो देखिए यहाँ पर यूपीएससी का जो भी चीजें मैंने अभी तक समझाई, उसमें यूपीएससी का एक प्रश्न पूछा, समांतर पृथ्वी की सतह की ऊंचाई में बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, मतलब तापमान घट जाता है, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर मैं पेन चेंज करके आपको बता रहा हूँ, कलर चेंज करके, ऐसा क्यों होता है। तो आप देख लीजिए कि जैसे जैसे आप पृथ्वी पर, जैसे मैंने अभी समझाया आपको
कि जैसे ये पृथ्वी है, आप इसका वायुमंडल है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल या सघन से विरल की ओर आप जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान भी घटता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही समझाने का वही प्रश्न पूछ रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो नीचे ज्यादा गर्म मिलेगा, ऊपर जो है कम गर्म मिलेगा, मतलब तापमान कम होता जाता है तो गर्म हो सकता है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखते हैं ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर आपको झीलों, नदियों, महासागरों से जलवाष्प जो है सूर्य की किरणों की वजह से, सूर्य की किरणों के कारण जो है जलवाष्प ऑब्जर्व होता है, जलवाष्प ऑब्जर्व होकर के वायुमंडल में ऊपर की ओर जाता है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जा पाता। ये आपको क्षोभ मंडल में ही दिखाई देगा, क्षोभ मंडल की निचली सतहों पर। आप कुछ परतें, एक दो बादल के कण जो होते हैं वो ऊपर क्रॉस करके संताप मंडल में पहुंच जाता है, लेकिन मोस्टली आपको नीचे सघन वायुमंडल में ही ये चीजें दिखाई देंगी। फिर आपको ऊपर कम होता चला जाएगा, तो इसलिए वायुमंडल में आर्द्रता नीचे की ओर अधिक होती है, ऊपर कम होती चली जाती है, ठीक है। तभी आप देखते हो कि पहाड़ों पर कहाँ आपको उस तरह से जो है वायुमंडल दिखाई देता है। ऊपरी वायुमंडल में आप बादल आपको नहीं देखने को मिलेगा, जब आप एवरेस्ट पर जाएंगे तो वहां बादल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये कथन गलत हो गया आपका, ठीक है। तो एक कथन सही है। फिर वायुमंडल में हवा निचली, इसमें देख रहे यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था ऊपरी वायुमंडल, ऊपरी वायुमंडल में, ठीक, वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये भी बात सही है। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, तो जैसे यहाँ पर सघन पाया जाएगा वायुमंडल, अभी मैंने पिछली काफी 3-4 बार बताया है। फिर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका घना सघन विरल होगा, विरल वायुमंडल होगा, और यहाँ पर आपका सघन होगा, ठीक। तो ये चीजें, तो यहाँ पर आपके 2 कथन सही हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ये 2023 के पैटर्न के अनुसार से मैंने जो है पैटर्न को चेंज किया है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आपके पैटर्न की समझ को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो से आपको लाभ मिलेगा 2024 में। अगर इस तरह का पेपर आ गया, क्योंकि तो यूपीएससी को कुछ कह नहीं सकते, अगर इस तरह का प्रश्न आया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए जो है आपको देखना है। फिर आगे चल करके आप ये पेपर देख लीजिए, आगे इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, मैंने इसको भी लगा दिया। महासागरों समुद्रों में ज्वार भाटा मैंने समझाया था। ज्वार भाटा किनके कारण आता है या होता है, ठीक है। 2015 में पूछा गया यूपीएससी को इधर। तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का केंद्रीय बल, ये भी मैंने बताया था। सूर्य, चंद्रमा, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका चंद्रमा है, ये आपका सूर्य है। तो इसके कारणों से जो है पृथ्वी बल के कारण और पृथ्वी अपना आप केंद्रीय बल लगाती है, तो इस तरफ ज्वार, इस तरफ ज्वार, तो ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी समुद्र जल को ऊपर बढ़ाना और नीचे जाना, ऊपर बढ़ाना ज्वार, नीचे जाना भाटा कहलाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें होती हैं, तो उपयुक्त सभी कथन हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से नए पैटर्न के अनुसार आपको ऐसे ही सॉल्व, ऐसे जैसे आप मैंने रोज 2-3-4 क्वेश्चन अगर मैंने कराना शुरू कर दिए, तो ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पैटर्न सब नए वाले रख दिए इस पे, कि आपको आप बिल्कुल अभ्यस्त हो जाए। जब आप पेपर देने जाएंगे तो मुझे पक्का याद करेंगे, ठीक है। फिर मैंने 2000 और पिछले पैटर्न को भी रखूंगा, ऐसा नहीं कि पिछले पैटर्न को बिल्कुल भूल जाऊंगा। ये देखिए यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा हल कराने का प्रयास करता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ, आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 2013 का क्वेश्चन पूछा गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। देखिए पहले तो आपको जो है भूमिका में आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताना है, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कैसे बताएंगे कि मान लो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से तात्पर्य है या इसका मतलब है क्या होता है कि जो पृथ्वी की चट्टानें हैं वो मूल जगह से विस्थापित हो जाती है। मान लो एक चट्टान ये है महाद्वीपीय, ये महाद्वीप है, ये आपका जो मान लो महासागर है, ठीक। और ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के कारण ये क्या होगी, ये प्लेट क्या होगी, अधिक घनत्व वाली है, तो ये प्लेट क्या करेगी, कम घनत्व वाली है, ये अधिक घनत्व वाली है, तो अधिक घनत्व वाली ऐसे और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर ऑब्जर्व हुई, तो ये क्षेत्र आपका विस्थापित होकर के यहाँ आ जाएगा, यहाँ गर्त बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये महाद्वीपीय, मतलब कुल मिलाकर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से मतलब ये है कि आपका जो चट्टानें होती है, बड़े बड़े खंड होते हैं, महाद्वीप के बड़े बड़े खंड, वो क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर जाते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने लिखा, इतना बता दिया, तो इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। फिर आपकी भूमिका में ये चीजें हो गई। भूमिका के बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की संकल्पना, उत्पत्ति के बारे में बता देंगे। तो इसमें आपको जो है
अल्फ्रेड वेगनर के नाम से जो है एक वैज्ञानिक थे, उनके बारे में आप जैसे चर्चा करोगे तो ये उनके बारे में पता चल जाएगा कि अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक ऋतु वैज्ञानिक थे। वेगनर ऋतु वैज्ञानिक थे। वो क्या कर रहे थे कि महाद्वीपों पर अपनी वैज्ञानिक स्थिति के बारे में, ऋतुओं के बारे में चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि महाद्वीपों का विस्थापन हो गया है। महाद्वीपों का विस्थापन यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए मैंने बताया है यहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि ये जो क्षेत्र है, ये जो नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, ये कैसे अलग हो गया है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ का भी कुछ क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये कुछ क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, तो इनको ऐड किया जाए तो एक जैसी स्थिति समझ में आ रही है यार। यहाँ पर यूरोप में कुछ लेमिंग नाम के कुछ जीव पाए जाते हैं। वो क्या होता है कि वो पैदा होते ही पश्चिम की ओर भागने का प्रयास करते हैं और पश्चिम की ओर भागने के समय वो समुद्र में जाकर के डूब जाते हैं। तो इससे भी ऋतु वैज्ञानिक थे और भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हो रहा। तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि ये दोनों जब महाद्वीप जुड़े हुए थे तो यहाँ पर लेमिंग नाम के जो जीव पाए जाते थे वो हमेशा पश्चिम की ओर भागा करते थे। तो उनकी जीन में ही, उनकी परंपरा में, उनके शरीर में ही ऐसी नेचुरल स्थिति थी कि वो पश्चिम की ओर जाते थे, तो पश्चिम की ओर भागे और जल में घुस गए। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये कभी न कभी जो है आपस में जुड़े ही होंगे। तो ये चीज महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वही चीज है कि आपको वही पैंजिया के बारे में, पैंथालासा के बारे में चर्चा करते हुए फिर आपको जो है कार्बोनिफेरस युग के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है पैंजिया के बारे में चर्चा की, पैंथालासा उसको घेरे हुए था, फिर इसका विखंडन हुआ, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड बना, फिर उसके बाद गोंडवाना लैंड, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड, उससे जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका का क्षेत्र बना, फिर ऑस्ट्रेलिया को बता देंगे, फिर उत्तरी अमेरिका और यूरोप, एशिया का कुछ पार्ट बना। इस तरह से जो है मतलब लॉरेंसिया वाले क्षेत्र से ये तीनों बने, गोंडवाना उससे, और गोंडवाना लैंड से जो है नीचे वाले क्षेत्र बने। इसकी चर्चा करते हुए आपको ये बताते हुए चले जाना। फिर आप साच की बात करोगे तो साच में आपको जो है मैं वहीं पर आगे बताता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन पे। जब यहाँ पर आपने इतना बता दिया, फिर उसके नीचे जब आप हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कि साच में आप जो है साच में आप जो बता दोगे उस पार्ट, वही लेमिन के बारे में बता दोगे, ठीक है, कि जो अटलांटिक महासागर है उनके, एक तो पहले ये बता दोगे कि अटलांटिक महासागर का क्षेत्र और जो है आपका अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ, पश्चिम तरफ आपका जो उत्तरी अमेरिका मिलेगा और पूर्व तरफ आपको यूरोप अफ्रीका का क्षेत्र मिलेगा, और इधर पश्चिम की तरफ आपको अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र मिलेगा। तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये दोनों महाद्वीप, जैसे ये महाद्वीप हो गया, ये महाद्वीप को मान लो, ये आपका उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र हो गया, ये आपका दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये आपका अटलांटिक महासागर हो गया, ये आपका यूरोप वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका अफ्रीका वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये अब ये आपका जो है आपस में इसको जोड़ने, ये दोनों महाद्वीप को जोड़ोगे तो आपस में एक जैसी एक सांचे के रूप में सेट हो जाएंगे। इसको जोड़ोगे तो ये भी एक सांचे के रूप में सेट हो जाएगा। तो आपको इतना जान के रखना है, इसको सांच के रूप में आप डाल सकते हो। फिर आप जो है दोनों तटों के बारे में और भी चर्चा कर सकते हो, लेमिंग के बारे में चर्चा कर सकते हो। इस तरह से आप लिखोगे, फिर उसके बाद में बताओगे क्या, जैसे आप जो है उस पर जाएंगे भूमिका में, तो आप ये बताओगे कि अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऋतु वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ चर्चा इस पर करी, लेकिन हमें साक्ष्य ये उपलब्ध हो रहे हैं। इसी के तहत हम ये मान सकते हैं कि जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इन महाद्वीपों का एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापन हुआ है, ठीक है। बस इतना करके आप इसको उत्तर को लिख सकते हैं। इतना मैं मेरे हिसाब से कभी मैं लिख करके भी बता दूंगा आपको। बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप आराम से जो है क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो फिर यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों।